भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी उपस्थित हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन के घटक दलों के जनता दल यूनाइटेड के आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, आरएलजेपी के राजू तिवारी जी, हम सेकुलर के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राजेश रंजन जी एवं राष्ट्रीय मोर्चा के मदन चौधरी जी उपस्थित हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से कि वे आज के इस एनडीए के प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आज भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में एनडीए घटक दल के हमारे प्रदेश अध्यक्षगण उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं अपने घटक दल के सभी नेताओं का हृदय से भाजपा कार्यालय में स्वागत करता हूं और साथ में हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के और साथ में छायाकार भाई बंधु जो हैं, सभी मीडिया कर्मी और छायाकार भाई बंधु को मैं हृदय से नमस्कार करता हूं। आपको जैसा कि पता है कि एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का शुरुआत 23 अगस्त से किया गया और इसके लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और 23 अगस्त से जो हमारा विधानसभा सम्मेलन शुरू हुआ उसके बारे में विस्तृत जानकारी और आगे के चरण की जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत ही विस्तृत जानकारी दिया। प्रथम चरण में जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उसकी सफलता और किस तरह से पांचों दल के कार्यकर्ता जोश के साथ इस कार्यकर्ता सम्मेलन को संपन्न किए, उसी तरह से दूसरा चरण 28, 29, 30 और अब तीसरा चरण की जानकारी हम लोग आपको दिए कि 3 तारीख 3 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर को हम लोग जो है ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और पांचों दल के वरिष्ठ नेता इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। विधानसभा स्तर पर 5 से 7 हजार कार्यकर्ता की उपस्थिति एनडीए के मजबूत इरादे का संदेश देती है और जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रफ्तार पकड़ चुका है बिहार और विकास की गाथा लिखी जा रही है। आज विपक्ष के पास विकास पर कोई बहस करने का, चर्चा करने का और उन्होंने आज तक इतने दिनों के राजनीति काल का जो अभी लगातार चल रहा है आरोप प्रत्यारोप, आज विपक्ष का हिम्मत नहीं है कि विकास पर कोई चर्चा कर ले। पूरे बिहार में विकास का एक लंबा लकीर खींचा जा रहा है और आज के कैबिनेट में जन वितरण प्रणाली के जो डीलर थे, जिनकी समस्या थी, मैंने पिछले बार कहा था कि नीतीश कुमार जी राजनीति के सोशल इंजीनियर हैं। एक एक समस्या, एक एक चीज पर उनकी बारीकी से नजर रखती है और उस बारीकी के नजर के कारण आज हम अगर 125 यूनिट बिजली सबका फ्री किए, मुफ्त किए और अन्य सभी समस्याओं को हमने पूरा करने का, दूर करने का काम किया, तो आज एक समस्या जो जन वितरण प्रणाली का बहुत दिन से था कि उनका कमीशन बढ़े, उस पर भी कैबिनेट ने फैसला लिया है। अभी जो तीसरा चरण हमारा शुरू होने जा रहा है, मुझे लगता है कि प्रथम चरण से ज्यादा अच्छा दूसरा चरण होगा और धीरे धीरे पूरे बिहार में एक माहौल बन गया है
कि फिर से एनडीए की सरकार जनता ने मन बना लिया है। लेकिन जो राजनीतिक पंडित जिसको कहते हैं, राजनीतिक रणनीतिकार लोग जो होते हैं, जिनको लगता है कि हम जो है जनता को भ्रम जाल में डाल करके वोट ले लेंगे, लेकिन बिहार की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि एनडीए के सरकार में जिस तरह से वृद्धा का भी सम्मान हो रहा है, युवा का भी सम्मान हो रहा है, महिला का भी हो रहा है, किसान का भी हो रहा है, तो अंदर अंदर नीचे में एनडीए के लिए करंट चल रहा है और एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी, क्योंकि ये पहली सरकार है कि 20 वर्ष के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं। और जिन लोगों ने पलायन के बारे में और इस तरह का सिगुफा उड़ाने का काम किया था, जब उनको जवाब मिला कि पलायन करवाने का काम 2005 के पहले के सरकार ने किया था, और अब जो लोग पलायन किए थे उस समय में आज अपने गांव में दरभंगा में हवाई जहाज से उतर रहे हैं, अब 15 तारीख को पूर्णिया में हवाई जहाज से उतरेंगे और अपने गांव में आकर के अब अच्छा मकान बना रहे हैं और गांव में जो है अपना रहने का अब सोच रहे हैं जो लोग 2005 के पहले पलायन किए। आज बिहार से पलायन कौन कर रहा है? जो देश और दुनिया चलाने के लायक हमारा प्रोफेशनल और टेक्निकल एक्सपर्ट है, जिसकी जरूरत पूरे देश और दुनिया को है। आज मजदूर कोई पलायन नहीं कर रहा है। अगर एक भी मजदूर पलायन किया हो विगत कुछ वर्षों में, तो एक भी उदाहरण अगर विपक्ष देगा तो हम इस बात को उसको जवाब देने का काम करेंगे कि आज मजदूरी के लिए कोई पलायन नहीं कर रहा। और आज 500 रुपया के लिए और मजदूरी के लिए जो उस समय लोग जाते थे पंजाब हरियाणा में, आज अगर पंजाब और हरियाणा में आपका परिचय हो, महाराष्ट्र में आप फोन करके पूछिए कि क्या बिहार के मजदूर अब मिलते हैं क्या, वो लोग बोलेंगे नहीं, पता नहीं क्या हो गया, मोदी जी अनाज भी दे दिए और नीतीश कुमार ने जो है वहां पर इतना ना काम कर दिए कि अब बिहार का कोई मजदूर बाहर नहीं जा रहा, पलायन रुका है। और जो नीतीश कुमार जी के सरकार में रोजगार की चर्चा की गई है वो अपने आप में अद्भुत है, और जो डोमिसाइल किया गया वो भी अद्भुत है। एक दूसरी जानकारी मैं दे देना चाहता हूं इसी बीच में कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 15 सितंबर को पूर्णिया और सीमावर्ती क्षेत्र के जिला में हुआ, और उस दिन हजारों करोड़ का सौगात भी मिलेगा। और पूर्णिया एयरपोर्ट से अभी तक पटना दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई जहाज का परिचालन हो रहा था, पूर्णिया एयरपोर्ट से भी जो है उस दिन उस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और भी बहुत सारा सौगात बिहार को देंगे। तो एक जानकारी देना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 सितंबर को सीमावर्ती क्षेत्र पूर्णिया आ रहे हैं। धन्यवाद। दिलीप जी, आप कह रहे हैं पलायन, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एनडीए मतलब नहीं देंगे अधिकार। ऐसा है कि सुबह सुबह 2-4 टीचर वो बुलाते हैं और नया नया चीज सीख करके बोलते हैं, फिर कल कुछ सीख लेंगे फिर बता देंगे। ये सब बोलने से कोई नेता या कोई अच्छा राजनीतिक दल ये सब चीज सोचता है क्या? उसको तो सोचना चाहिए बिहार का विकास, उसको सोचना चाहिए कि बिहार और बिहारी जो है पूरे दुनिया के अंदर कैसे झंडा गाड़ने का काम करे। ये सब बहस, इसका फुल फॉर्म ये होगा, इसका हाफ फॉर्म ये होगा, ये नेता का क्वालिटी है थोड़े। अच्छा नहीं लगता है कि नेता अभी इस स्तर पर जा रहे हैं। खैर चलिए। दिलीप जी, आपने कहा पलायन रुका है, तो क्या इस बार छठ के मौके पे स्पेशल ट्रेन आप लोग नहीं चलवाएंगे जो बिहारियों को लाने के लिए, क्योंकि पलायन रुक चुका है? मैं बता रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। छठ के मौके पर जो हमारा स्पेशल ट्रेन चलेगा, बिहार के लोग भारत सरकार के विभिन्न विभाग में बाहर में काम नहीं करते हैं क्या? आपके यहाँ बिहार में दूसरे राज्य के लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्रीय विद्यालय है, मान लीजिए यहाँ पर इनकम टैक्स का ऑफिस है, यहाँ पर जीएसटी का ऑफिस है, और भारत सरकार के सैकड़ों इस तरह के ऑफिस होते हैं अलग अलग राज्य में, क्या उनको छठ पर बिहार में आने का हक नहीं है क्या?
पहली बात। मजदूर नहीं आएंगे, आपका कहना मजदूर नहीं आए होंगे उसमें। मैंने बताया कि अब मजदूर जाते ही नहीं है, तो आएंगे कहीं? तो वो मजदूर को अब आने की, मैं जो 2005 के पहले गए, अच्छा, 5 लाख। और जिन लोगों ने अलग अलग राज्य में अपना सिक्का जमा लिया है, लेकिन उनको अपने भूमि से प्यार है कि 2005 के पहले माहौल में मैं गया था, लेकिन आज बिहार मेरे दिल में है, तो वो लोग भी आएंगे। लेकिन जो भारत सरकार में काम करते हैं, जो विभिन्न तरीके से अलग अलग रोजगार करते हैं, तो वो लोग भी आएंगे। इसीलिए ऐसी बात, पलायन का मतलब मैंने दूसरा परिभाषा दिया था कि डॉक्टर भाग रहे थे, इंजीनियर भाग रहे थे, व्यापारी भाग रहे थे, मजदूरी के लिए लोग रोटी के लिए तरस रहे थे, बिहारी कहलाना अपमान था। आज मैं चुनौती देता हूं पूरे देश के लोगों को, पूरे देश के लोगों को। आज बिहार का कोई भी आदमी एक बिहारी लाख पर भारी है। सर विकसित भारत, लॉकडाउन और कोरोना के समय की बात आप कर रहे हैं, आपदा और विपदा का बात किसी चीज में उदाहरण नहीं दिया जाता है। आपके घर में भी जब कोई आपदा होगा, मेरे घर में भी कोई आपदा होगा, तो वो उदाहरण नहीं होता। मैं 2005 से अभी तक की बात कर रहा हूं कि पलायन आज कौन कर रहा है, जो यूपीएससी क्वालिफाई करके कहीं का डीएम और एसपी बन रहा है। आज पलायन कौन कर रहा है, जो अंतरिक्ष पर जाकर के, बिहार से जाकर के अमेरिका में झंडा फहरा रहा है। आज पलायन कौन कर रहा है, जो ऑर्थोपेडिक्स का, सर्जरी का सबसे अच्छा सर्जन है, और बॉम्बे में उसके लिए लोग पूरे देश और दुनिया से इलाज कराने के लिए जाते हैं। आज बिहार का पलायन हमारा स्टेटस सिंबल है कि आज हम दुनिया को चलाने का, चाणक्य और बुद्ध के धरती के ज्ञान के धरती का ज्ञान देने के लिए जाते हैं। आज मैं पलायन, मैंने कहा था कि मजदूरी के लिए आप पलायन नहीं होता, फिर भी एक भी रेलगाड़ियां खाली नहीं जा रही है। एक ही सवाल को बहुत लंबा नहीं मजदूर तो जाहिर है ना, प्रदेश अध्यक्ष को पहले संबोधन हो जाए, सवाल प्लीज, मेन थीम हमारा रुक जाएगा। मैं